नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा का शुभारंभ किया। रेलवे कश्मीर घाटी के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक शनिवार से दैनिक पार्सल रेलगाड़ी शुरू करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति और सेना नए अंतरिम नेता का फैसला करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करेंगे। और जैस्मीन लैम्बोरिया, नुपुर श्योरान और पूजा रानी ने लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए कम से कम 3 कांस्य पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल रहे। विज्ञान और तकनीक, ओशनोग्राफी, प्रशासनिक प्रशिक्षण और टेलीमेट्री में 4 MOUs दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किए गए। शक्ति क्षेत्र, भारतीय अनुदान सहायता से छोटे विकास परियोजनाएं और हाइड्रोग्राफी से जुड़ी 3 अन्य दस्तावेज भी दोनों देशों ने साझा किए। बातचीत में सिविलाइजेशनल टाइज, आध्यात्मिक संबंध और पीपल टू पीपल टाइज को फिर से प्रगाढ़ किया गया। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। वार्ता के बाद दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री रामगुलाम कल आध्यात्मिक नगरी पहुंचे। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र है, लेकिन हमारे सपने एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा से उपनिवेशवाद के उन्मूलन और मॉरिशस की संप्रभुता को पूर्ण मान्यता देने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेज, सुगम और सुरक्षित आव्रजन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को सुगम बनाना है। यह अन्य देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिकों OCI के लिए अधिक सुविधा प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम ई-गेट या स्वचालित सीमा द्वारों पर चलेगा, जिससे आव्रजन मंजूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम एक विश्वसनीय यात्रा कार्यक्रम है जो आव्रजन को सरल, तेज और परेशानी मुक्त बनाता है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम कन्वीनियंस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने वाला एक प्रकार से कार्यक्रम है। 2024 में दिल्ली से उसका शुभारंभ हुआ, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद एयरपोर्ट इसमें शामिल हुए और आज ये 5 एयरपोर्ट फिर जुड़ रहे हैं। तो कुल 13 एयरपोर्ट का एक साथ आज कार्यवाही शुरू हो रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे शनिवार से कश्मीर घाटी के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक दैनिक समय सारणी वाली पार्सल ट्रेन शुरू कर रहा है। ये ट्रेन फल और हस्तशिल्प विक्रेताओं को देश भर में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का एक विकल्प प्रदान करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर लाइन चालू होने से कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी अब बेहतर हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि बडगाम से दिल्ली के लिए सेब के ले
जाने वाले 2 पार्सल वैन की लोडिंग आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत गंभीर और सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ रही है। आज पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों अब तक कई प्रगति से संतुष्ट है। श्री गोयल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत सड़क और रेल अवसंरचना परियोजनाएं बिहार के विकास को गति प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस महीने की 17 तारीख से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगा। आज दोपहर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक चलेगा। उन्होंने कहा है सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है ताकि समाज के हर वर्ग के लिए लोग सक्रिय रूप से जुड़ सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता के अंतर्गत 250 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में आज नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने अपने उपयोगिता आधारित मॉडल के तहत 20 लाख परिवारों को स्थिरता के साथ मुफ्त बिजली प्रदान की है। सरकार ने भारतीय नागरिकों से रूस की सेना में शामिल होने से प्रस्ताव से दूर रहने का आह्वान किया है। सरकार ने इस प्रस्ताव को खतरों भरा बताया है। संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि ऐसी खबरें हैं कि भारतीय नागरिकों को हाल ही में रूस की सेना में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली और मॉस्को में रूस के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है और भारतीय बंद करने तथा भारतीय नागरिकों की रिहा करने का अनुरोध किया गया है। श्री जायसवाल ने आश्वासन किया है कि सरकार प्रभावित परिवारों के संपर्क में है। नेपाल में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल और युवा प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच आज अंतरिम सरकार का नेतृत्व तय करने के लिए बातचीत होगी। सूत्रों के अनुसार युवा प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधियों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशील कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। एक रिपोर्ट। सोमवार को शुरू हुए जनजी प्रदर्शन की हिंसा में आज तक में कुल मृत्यु बढ़कर 30 हो गई है और कुल 1100 से ज्यादा लोगों ने नेपाल के विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज कराया है। सरकारी भवनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों को पीटा गया। उनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बिजनेस जैसे हिल्टन होटल, हयात होटल, एनसेल ऑफिस, भाट भटेनी सुपरमार्केट्स को भी नष्ट किया गया। स्थिति सुधारने के लिए नेपाली आर्मी ने शुक्रवार की सुबह 6 बजे तक काठमांडू घाटी में कर्फ्यू लगा दी है। वहीं आज जेनजी प्रतिनिधियों, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना के प्रमुख अशोक राज सिंहदेल की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति यह निर्णय लेंगे कि नेपाल की अंतरिम सरकार की अगुवाई कौन करेगा। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में निषेधाज्ञा और कर्फ्यू 12 सितंबर सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। नेपाल की सेना ने बताया है कि आवश्यक सेवा वाले वाहन और संस्थानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। शाम 5 बजे से 7 बजे तक भी कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जैस्मिन लेम्बोरिया, नुपुर श्योरान और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 34 वर्षीय पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोस्टेरिका से 3-2 से हराकर 80 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले नुपुर ने उज्बेकिस्तान की ओलिटोनियो सितोबम्बिया का हराकर 80 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं एशिया कप T20 क्रिकेट के ग्रुप बी मैच में आज बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।